हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वैसा चर मान जिसका मान बदलता रहता हो उसे वेरिएबल कहते हैं। लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी जो लेटर्स हो उसका मान बदलते रहता है। मान लिया कि मेरा आयु 20 वर्ष है, तो कुछ दिन के बाद ये बदलते 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इस तरह से बदलते रहता है, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन है, तो वैसा बहुपद जो जिसके बराबर में शून्य हो इससे उसे इक्वेशन अर्थात समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 2x अब प्लस में 3y, इसको बराबर 0 के बराबर कर देते हैं तो ये इक्वेशन का रूप ले लेता है। उसके बाद आता है लीनियर, तो लीनियर मतलब जिसका घात केवल एक होता है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x का घात 1 है और y का भी पावर 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जानेंगे पेयर। पेयर मतलब होता है युग्म, मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जो पेयर में हो, मतलब जोड़ा में हो। जैसे क्या कि आप एग्जाम्पल के सारे समझ सकते हैं कि अगर कोई शूज है अर्थात तो जूता है, तो केवल सिंगल होता है तो उसको जोड़ा नहीं कह सकते हैं। डबल होता है, दोनों पैर का होता है तो उसको शूज एक जोड़ा बोलते हैं। या फिर हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक चप्पल और एक जूता दोनों मिला के एक जोड़ा, तब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो दोनों है उस समान नहीं होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो यहाँ पे अदर इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 0, मतलब ये कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जानेंगे इसको, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अर्थात मानक रूप होता है उसको देखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब इसी समीकरण से लिख सकते हैं। मतलब ये कि x और y दोनों में है। और उसके बाद यहाँ पे a इसको मान लिए है और इसको b मान लिए है। तो यहाँ पे 1 और 2 मानने का रीजन है कि यहाँ पेयर में लेना है, मतलब एक दूसरा भी लेना है, तो उसको a2 और b2 मानेंगे। तो यहाँ पे a2x प्लस b2y, यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे b2 मानेंगे प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस समीकरण को मान लिए हैं। अगर यहाँ पे हम पूछे कि a1 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि x का गुणांक जो है उसको a1 बोलते हैं, अर्थात 2, मतलब पहला वाला समीकरण को। इसी तरह से b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा मतलब 0, है ना। इसको बराबर के इस साइड भी ले आ सकते हैं, या c1 के जगह पे कोई कंस्टेंट भी हो सकता है, अर्थात कोई अचर भी हो सकता है। अब दूसरा इक्वेशन का बात करें तो यहाँ पे a2 इक्वल टू 3 हो जाएगा और b2 इक्वल टू 4 हो जाएगा और c2 इक्वल टू यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड बताइएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब यहाँ से 3 को केस बनता है। केस 1, जब एक रेखा दूसरे रेखा पे इंटरसेक्ट करती है अर्थात प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पे काटती है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इसका जो हल हो जाएगा, इसको तो पहले प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, उसके बाद इसका जो हल होता है इसका केवल एक हल होता है, क्योंकि ये एक बिंदु पे काटता है, इसको बोलेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा।
यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब आप सब जानते हैं कि केवल एक होता है। उसके बाद सेकंड हो जाएगा, जब किसी भी इक्वेशन का अद्वितीय हल होता है तो वह संगत होता है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। इसके बाद एक और है कि इसको हम, ये पहला हो जाएगा तो यहाँ से खत्म है, ये तो कंप्लीट है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब केस जो सेकंड बनता है वो ये बनता है कि जब दो रेखा समांतर गुजरती हो तो उसको, इस तरह के रेखा को ये समांतर रेखा बोलेंगे जैसे। और इसका जो अगर इक्वेशन के रूप में लिखे तो लिख सकते A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा। इसको बोलते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा, इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं। और इसका समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, मतलब इसको नो सॉल्यूशन लिखेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में कोई हल नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब ये कि ये असंगत होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीका से। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है। तीसरा जो केस है वो ये है, तीसरा केस है कि अगर एक ही रेखा पे बहुत सारा बिंदु काटती है तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। मतलब ये कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि एक रेखा पे कितना बिंदु काटता, अनेकों बिंदु काट सकती है। तो इसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं का जब अनेक हल हो सकता है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आश्रित बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद चलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दो तरह से हल कर सकते हैं। मतलब x और y का वैल्यू दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। और ग्राफिकल मेथड को ही ग्राफीय विधि बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं आलेखीय विधि। और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट के सहारे इसका अध्ययन करते हैं। ग्राफ खींच के एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डैश कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और वाई डैश कोऑर्डिनेट। उसके बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 3 गो मेथड आता है। फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि। सेकंड आता है एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि। और थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड अर्थात वज्र गुणन विधि। हालांकि हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ से देखिएगा, बोल दिए हैं, आगे लिख दिया जाएगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि हम लोग इससे पिछले वाला जो बैक वीडियो होगा, जो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन भी देख चुके हैं कि किस तरह से आता है और किस तरह से बनाना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर स्पेशल देखना तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस पे विशेष तरह से वीडियो बनाया जाएगा। और वज्र गुणन खंड विधि को, वज्र गुणन विधि को हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे।
ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट होकर लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।